Let's start the session today. What we will study today is final accounts of banking company. अब इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? पहला कि बैंकिंग कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है. What are the requirements of a banking company? पहली चीज वो कहते हैं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लीजिए एज पर अ गिवन अकाउंटिंग डेट. अब ये कौन सा सेक्शन है हमारा? ये है हमारा सेक्शन 29. सेक्शन 29 है ये हमारा. और इस सेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि हमें अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं और किस डेट में प्रिपेयर करने हैं. ये जो मैं आपको सेक्शंस बता रही हूँ ये एग्जाम में डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग डेट की बात करें तो शेड्यूल 3 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर्मेट प्रोवाइड करता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, जो कि बैंक्स मेंटेन करेंगे. परफॉर्मा ए जो है दैट इज फॉर बैलेंस शीट एंड परफॉर्मा बी दैट इज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो थर्ड शेड्यूल में हमारा सेक्शन 29 शेड्यूल 3 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आता है. परफॉर्मा ए इज योर बैलेंस शीट एंड परफॉर्मा बी इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो रिक्वायरमेंट्स में है दैट इज सिग्नेचर्स. सिग्नेचर्स किसमें करने हैं? बुक्स में. तो सिग्नेचर्स की बात है तो कौन कौन साइन करेंगे? शुड बी साइन बाय द मैनेजर एंड बाय एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स. कंपनी के 3 डायरेक्टर्स होंगे जो उसे साइन करेंगे और कंपनी का मैनेजर होगा जो उसे साइन करेगा. वो बैंक में भी सेम चीजें होंगी. बैंक के डायरेक्टर्स और मैनेजर्स वो सब क्या करेंगे? सिग्नेचर्स करेंगे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. चलिए, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं दैट इज सेक्शन 30. सेक्शन 30 अबाउट ऑडिट. अब ये क्या कहता है कि अकाउंट्स जो है should be audited by a person appointed with approval of RBI. ठीक है, तो RBI के अप्रूवल से आपका ऑडिट होगा बैंकिंग कंपनीज का. अब जैसे आप लोग आजकल देख ही रहे होंगे कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 वो खत्म हो गया है. तो अब आपके बैंक्स में ऑडिटर्स की विजिट शुरू हो गई होगी. स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हो रहा होगा आपका और जर्नल ऑडिट भी हो रहा होगा. ठीक है, तो सेक्शन 30 कॉल्स फॉर ऑडिट. और ये जो ऑडिटर्स आते हैं ये अप्रूवल ऑफ आरबीआई से आते हैं. नेक्स्ट इज सेक्शन 31 एंड 32. अब इसमें हमें क्या देखना है? सबमिशन ऑफ अकाउंट्स. अब हमें यहाँ पे अकाउंट्स सबमिट करने हैं जो ऑडिट हो चुके हैं और ऑडिटर की रिपोर्ट आ चुकी है. तो ये जो रिपोर्ट है ये आपके ब्रांच ऑफिस में भी जाती है, आपके जोनल ऑफिस में भी जाती है और फिर आगे आरबीआई को ट्रांसफर की जाती है. तो अब ये क्या कहते हैं? Accounts should be submitted within 3 months from the end of a period for which they refer. They should be कितनी कॉपीज होनी चाहिए फ्रेंड्स? 3 कॉपीज ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. ठीक है, 3 कॉपीज होनी चाहिए एनुअल अकाउंट्स की एंड ऑडिटर रिपोर्ट की.
और ये 3 कॉपीज जाएंगी कहाँ? RBI को। तो ये कहाँ जाएंगी? RBI को जाएंगी। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, सॉरी, नेक्स्ट देखना है कि अलोंग विद सेक्शन 31 जो सबमिशन ऑफ अकाउंट्स होगा उसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो आपकी कैश बुक होगी जो ऑडिट की जाएगी, फिर आपके वेरियस लेजर्स होंगे, वो लेजर बुक्स भी क्या होंगी? ऑडिट होंगी। देन आपका है जर्नल लेजर होगा आपका, जहां आप छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करेंगे और उन छोटे मोटे खर्चों के जो भी बिल्स होंगे उन वाउचर्स को मेंटेन करके रखेंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस लेजर होगा कि कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी इनकम्स हुई, उनके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट निकालेंगे। फिर एक चीज आती है हमारे पर्सनल लेजर्स, जितने हमारे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, उनके नाम से पर्सनल लेजर्स ओपन होंगे। जितने लोन्स दिए हमने उन लोन्स के रिस्पेक्ट में जो भी पेमेंट आनी है, जो भी आपके इंटरेस्ट आनी है, जो एनुटी इनकम्स आनी है, वो सब कहाँ जाएंगे? आपके पर्सनल लेजर में। देन एक चीज और मेंटेन करनी है आपको, बिल रजिस्टर। अब ये बिल रजिस्टर क्या हो गया? अब बैंक के अपने पर्सनल लेवल पे भी खर्चे हैं, अब वो जो खर्चे हैं वो बैंक को कैसे मेंटेन करने हैं? इन द फॉर्म ऑफ बिल्स। तो बिल्स के फॉर्म में एक फाइल बनानी है जिसे हम बोलते हैं वाउचर फाइल, और उसमें पूरे साल के वाउचर फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द एंड हम क्या करेंगे? उनमें वाउचर पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो एक हो गई आपकी कैश बुक फर्स्ट, सेकेंड हो गई आपकी लेजर बुक, थर्ड हो गया आपका जर्नल लेजर, फोर्थ हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर, फिफ्थ हो गया पर्सनल लेजर, एंड सिक्स्थ हो गया आपका बिल रजिस्टर। ठीक है, तो ये 6 चीजें हैं जो हमें सेक्शन 31 एंड 32 में कंसीडर करके चलनी है फॉर गेटिंग आवरसेल्फ ऑडिटेड एंड फर्निशिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आता है नेक्स्ट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। पहली चीज है आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। अब जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? थर्ड शेड्यूल फॉर्म ए के हेडिंग। ठीक है, कहाँ फॉर्म करेंगे हम? थर्ड शेड्यूल में फॉर्म ए के अंदर, जहां हमारी क्या आती है? बैलेंस शीट आती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो देख लेते हैं। कैपिटल एंड लायबिलिटीज की बात करते हैं वन बाय वन, आइटम्स एंड शेड्यूल्स। इस चैप्टर में माय फ्रेंड्स आपको सबसे पहली जो चीज बात ध्यान रखनी है वो ये है कि इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो शेड्यूल्ड बेस्ड आएंगे, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? आइटम वाइज आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको ये पूछा जाएगा कि ये कौन से शेड्यूल में शिफ्ट होंगे या कौन से शेड्यूल में प्लेस किए जाएंगे। तो अब चलते हैं। कैपिटल है मेरा शेड्यूल 1 में आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस शेड्यूल 2 में, डिपॉजिट्स आते हैं शेड्यूल 3 में, बोरोइंग्स आती है शेड्यूल 4 में, अदर लायबिलिटीज शेड्यूल 5 में, फिर आते हैं हमारे पास असेट्स के शेड्यूल। असेट्स के बाद पहला आ गया कैश विद आरबीआई, क्योंकि हर बैंक को क्या करना पड़ता है? आरबीआई के साथ फंड्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, तो कैश विद आरबीआई। बैलेंस विद द बैंक, बैंक के पास जो खुद के लेवल पे या जोनल ऑफिसेस पे जो बैलेंसेस मेंटेन करके रखते हैं वो शेड्यूल नंबर
7 में आएंगे। इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें तो शेड्यूल 8 में, एडवांसेस की बात करें शेड्यूल 9 में, फिक्स्ड एसेट्स की बात करें शेड्यूल 10 में, अदर एसेट्स की बात करें तो शेड्यूल 11 में। एंड the last and the foremost and the very important contingent liabilities, तो इसका शेड्यूल नंबर है आपका 12। अब अगर आपसे कोई कहे कि इन शेड्यूल्स में याद रखने वाले शेड्यूल नंबर्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज कैपिटल, बिकॉज दिस इज द ब्लड ऑफ द फंड, ठीक है, फंड्स हैं, ब्लड है, तो बैंक के लिए मैंडेटरी है इन्हें यूज करना, ठीक है। तो कैपिटल आपकी आती है शेड्यूल 1 में अंडर थर्ड शेड्यूल फॉर्म ए। फिर बात करते हैं किसकी, बोरोइंग्स की, क्योंकि बैंक्स आर ऑल अबाउट बोरोइंग एंड रिसीट्स, तो फोर्थ शेड्यूल आ गया आपका बोरोइंग्स का। फिर हम बात करते हैं एडवांसेस की, तो एडवांसेस शेड्यूल 9 में। फिर हम बात करते हैं असेट्स की, तो वो आ गया आपके शेड्यूल 10 में, और फिर आ गया अदर असेट्स शेड्यूल 11, और फिर आ गई आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो ये जो 4-5 शेड्यूल्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके नंबर्स आपको याद रहने चाहिए। कैपिटल शेड्यूल 1 में, बोरोइंग शेड्यूल 4 में, इन एडवांसेस शेड्यूल 9 में, फिक्स्ड एसेट्स शेड्यूल 10 में, अदर एसेट्स 11 में, एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी 12 में, ठीक है। अब बात करते हैं शेड्यूल 1 की। शेड्यूल 1 में क्या क्या आता है, 2 में, 3, 4, 5, इनको एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। तो शेड्यूल 1 कहता है कैपिटल से रिलेटेड है। अब जब कैपिटल से रिलेटेड है तो इसमें क्या क्या आएगा, अमाउंट ब्रॉट अप एज स्टार्टअप अंडर आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक है। जैसे कंपनीज के लिए होता है कि वो कैपिटल रखेंगे इनटू द फॉर्म ऑफ इक्विटी, तो वैसे ही आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर हमें नेशनलाइज्ड बैंक में कैपिटल मेंटेन करनी होती है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी एसएलआर और सीएलआर रेशियो जो है मेंटेन की जाए, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन की जाएगी, वो कैपिटल पे बेस्ड होगी। अदर बैंक्स की अगर बात करें तो कैपिटल में जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनको तो आरबीआई गाइडलाइंस फॉर्मेट करनी है, बट नेशनलाइज से हटके जो बैंक्स हैं उन्हें क्या करना है, उनको कंपनी की तरह ट्रीट करते हुए अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, ये देखिए, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड थ्रू शेयर्स ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब, जैसे कल हमने बात करी थी ना इक्विटी एंड प्रेफरेंस से, तो वही चीज यहाँ पे भी होगी, वही चीज यहाँ पे भी होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट शेड्यूल पे। इट इज अबाउट योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो मैंने आपको कल भी बताया था कि रिजर्व्स हमारे न्यूमरस फॉर्म में बन सकते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया, एक कैपिटल रिजर्व हो गया, एक शेयर प्रीमियम का रिजर्व हो गया, एक रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व हो गया, और एक बैलेंस ऑफ प्रॉफिट हो गया। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह सकते हैं हम इसे, दैट इज नेट प्रॉफिट विच इज एडेड टू कैपिटल। ये मैंने कल भी बताया था आपको। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कुछ ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी है एज पर आरबीआई, और आपको उन्हें मेंटेन करना ही करना है। देन इज वी हैव कैपिटल रिजर्व्स, ये जो पैसा होगा ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे हम, ठीक है। शेयर प्रीमियम, जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं और वो शेयर्स हमने फेस वैल्यू से ज्यादा उस पे इश्यू किए हैं, तो दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो प्रीमियम है हमारे पास, वो कैपिटल में
ऐड हो जाएगा और उसे हम यूज कर सकते हैं फॉर मेनी डिफरेंट पर्पसेस। रेवेन्यू की बात करें या अदर रिजर्व्स की बात करें, तो ये वाले रिजर्व्स वो है जो हमने प्रॉफिट में से डिराइव किए, ठीक है, प्रॉफिट में से निकाले हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट हुआ वहां से हमने इनको विड्रॉ किया, ठीक है। एनी डाउट टू एनीवन? नो मैम। नो डाउट, ओके। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें एज पर शेड्यूल 3, तो डिपॉजिट्स कौन कौन से हो गए? डीडीज, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स और कुछ डिपॉजिट्स जो है या तो विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। तो ये सारे डिपॉजिट्स जो भी होंगे ये कहाँ जाएंगे? शेड्यूल 3 में जाएंगे। देन आता है शेड्यूल 4 ऑफ बोरोइंग्स। बोरोइंग्स जो हमें करनी है वो हम कहाँ से कर सकते हैं? एक बैंक दूसरे बैंक से तो बोरो कर सकता है ना। अब वो किस किस से बोरो कर सकता है? या तो वो आरबीआई से जाएगा, विच इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि अगर कोई और पैसा नहीं दे रहा तो आरबीआई तो दे ही देगा, ठीक है। तो बोरोइंग्स करते हैं हम रिजर्व बैंक से, कमर्शियल बैंक से, या फिर आईडीबीआई से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इससे कर लिया, या नाबार्ड से कर लिया। और इन केस अगर हमारी ब्रांचेस फॉरेन में है, अगर हमने उनसे भी पैसे बोरो किया है तो वो भी हमारे बोरोइंग्स का पार्ट बनेंगे और शेड्यूल 4 में रिकॉर्ड किए जाएंगे। शेड्यूल 5 की बात करते हैं। दिस इज अबाउट अदर लाइबिलिटीज, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट अक्रूड, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये सब क्या है मेरी अदर लाइबिलिटीज। यू कैन ऑल्सो नेम डन करंट लाइबिलिटीज। आप इन्हें क्या बोल सकते हैं? करंट लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं। तो शेड्यूल 1 हो गया कैपिटल, सेकेंड हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड हो गया डिपॉजिट, फोर्थ हो गया बोरिंग एंड फिफ्थ हो गया अदर लाइबिलिटीज। इसके बाद हम आते हैं शेड्यूल 6 पे। शेड्यूल 6 कहता है असेट साइड शुरू हो गई हमारी, अब आ गया कैश इन हैंड, balances with RBI in the form of current account. Then we have schedule 7, ये है आपका balances with bank, current accounts और other deposit accounts, ठीक है। ये हो गया हमारा balance with banks, current accounts और other deposit accounts और money at call and short notice, ठीक है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, यानी अगर हम किसी से फंड्स मंगाना पाए विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, मींस हमें शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ के लिए फंड्स चाहिए, हमारी ब्रांच में भी फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम अगर किसी नियर बाय ब्रांच से फंड्स ले ले तो वो क्या हो जाएगी? मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। देन वी हैव शेड्यूल 8, इसमें क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। जो बैंक ने अपने लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स करी है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, जो आरबीआई की अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है वहां पे, या किसी कंपनी के या ओवरसीज किसी शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो शेड्यूल 8 में आएगा। शेड्यूल 9 की बात करते हैं, इसमें क्या क्या आएगा? एडवांसेस, जो हमने बिल्स डिस्काउंट करिए, वो हमने बैंक ने तो एडवांस दिया है ना अगेंस्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो एडवांसेस में आ गया। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आते हैं, बट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये कहाँ आएंगे, असेट साइड में आएंगे, ठीक है। जो मेरा असेट है वो उनकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो वो भी एडवांसेस में आ गए। अब वो सिक्योरिटीज सिक्योर्ड भी हो सकती है, अनसिक्योर्ड भी हो सकती है। सिक्योर्ड है तो दैट मीन्स दे आर प्लेज्ड और मॉर्गेज बाय सम और द अदर सिक्योरिटी। मीन्स अगर आपने एक प्रॉपर्टी जो है उसके अगेंस्ट लोन लिया, अब आपने लोन ले लिया बट आपके पास पे ऑफ करने के लिए कोई वे आउट नहीं, तो आप उस जिस प्रॉपर्टी को अगेंस्ट लोन ले रहे थे वो बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी ही प्लेज कर दो, ठीक है। देन कुछ सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो अनसिक्योर्ड है, तो वो भी कहाँ आएंगे, शेड्यूल 9 में आएंगे। देन वी हैव शेड्यूल 10 which is for fixed assets। तो फिक्स असेट्स में हमारा बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, तो ये सब आपका किस में आ गया, शेड्यूल 10 में आ गया। इसके बाद आ गया हमारा शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 में हमारे पास आए अदर असेट्स, जो आप कह सकते हैं करंट असेट्स कहलाया जा सकता है। इंटरेस्ट एक्रूड, अगर कहीं से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है तो वो हमारे लिए असेट होता है। एडवांसेस या टैक्सेस पेमेंट्स जो हम इस पीरियड की नहीं है बट स्टिल हम पे कर चुके हैं, तो वो क्या हो गया, हमारे एडवांसेस हो गए, हमारे असेट की कैटेगरी में आ गए। फिर हम बात करते हैं स्टेशनरीज की, स्टैम्प्स की, तो वो भी पर्टिकुलरली क्या होती है, बैंक के लिए असेट होती है, क्योंकि वो चीजें हम रोज रोज परचेज नहीं करते, ठीक है। जो आपकी डेली स्टैम्प्स होती है बैंक्स में चलती है, आपने बनाई और वो एक स्टैम्प कितने टाइम पीरियड तक चलती रहती है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके नंबर्स आप चेंज कर सकते हैं, तो दैट इज एन असेट फॉर यू, तो उसे हम शेड्यूल 11 में डाल देते हैं अदर असेट्स की कैटेगरी में। देन इज शेड्यूल 12 contingent liabilities, partly paid investments, outstanding forward exchange, guarantees given, acceptance, endorsements, etc. ये कहीं ना कहीं contingent liabilities है for the bank। इनका होना या ना होना is somehow or the other the burden for a bank। अगर बैंक ने किसी के बेहाफ पे गारंटी दी है कि ये बंदा पेमेंट नहीं करेगा, या अगर गवर्नमेंट पे नहीं करे तो बैंक विल पे, तो उस केस में हमारे ऊपर एक अनफॉरसीन कंटिंजेंट लायबिलिटी है कि हमें वो पेमेंट इन नियर फ्यूचर करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये आपको शेड्यूल्स क्लियर हो गए, 1 to 5 लायबिलिटी साइड्स के and 6 to 12 asset side के। Clear to all? मैम 12 वाला एक बार और बता दीजिए। मैम 12 वाला देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बैंक से हटके दूं थोड़ा तो शायद आपको वो बेटर समझ आए। मान लीजिए आपका एक केस चल रहा है, ठीक है। अब वो केस जो आपका कोर्ट में पेंडिंग है, किसी हेयरिंग पे आप नहीं पहुंचते, किसी हेयरिंग पे दूसरी पार्टी नहीं पहुंचती, या अगर आप दोनों पहुंच गए तो उसका कोई आउटपुट नहीं आया, तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चलती ही जा रही है। अब जब वो चलती जा रही है तो उस केस में क्या होगा, हमें ये नहीं पता कि हम केस जीतेंगे या हम हार जाएंगे। अगर हम हार गए तो हमें जो सेकेंड पार्टी है उसे डैमेजेस पे ऑफ करने पड़ेंगे। अब जब हमें डैमेजेस पे ऑफ करने हैं तो हमारे पास उन डैमेजेस को पे करने के लिए फंड्स होने भी तो चाहिए। तो अगर हमारे पास पैसा नहीं तो हमें उसे क्या करना है, इकट्ठा कर देना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन केस फाइल हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द सोसाइटी। तो जो जुडिशरी का जो फैसला होगा
वो 99% कंज्यूमर के बिहाफ पे होगी। तो ये कुछ कंडीशन होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी कि आपको बर्डन बेयर करना पड़ सकता है। आप बैंक हो, just taking the example of you, that you are a bank, you're not an individual, you are a bank। आपने किसी के बिहाफ पे गारंटी दी थी कि अगर इसने अपना पैसा नहीं चुकाया तो बैंक चुकाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, कई बार बैंक गारंटी देते हैं, तो हमने क्या किया, गारंटी दे दी। अब जब तक उसका लोन खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो सारी पेमेंट्स नहीं दे देता, तब तक आपके दिमाग में क्या प्रॉब्लम होगी, बताइए, क्या सोचेंगे आप? यही कि वो लॉस भी हो सकता है ना। हाँ, आपके दिमाग में ये होगा कि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं एक बर्डन है कि यार अगर इसने पेमेंट नहीं की तो मुझे पेमेंट करनी पड़ सकती, राइट और नॉट? समझ आ यस गया? मैम। चले आगे बढ़े। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि बैलेंस शीट तो प्रिपेयर कर ली, अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर्मेट कहां से लेते हैं, फॉर्म बी शेड्यूल थर्ड से। अब शेड्यूल थर्ड में जो हमारा फॉर्मेट है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, तो कुछ इस तरीके से बन के आता है वो। इनकम साइड, इंटरेस्ट अर्न, जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया वो जाएगा शेड्यूल 13 में। फिर आया आपका अदर इनकम, ये आपकी आई शेड्यूल 14 में। फिर आया आपका एक्सपेंडिचर्स, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अगर आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो इंटरेस्ट पे भी तो करोगे ना, तो इंटरेस्ट अर्न 13th शेड्यूल में, इंटरेस्ट स्पेंडेड, एक्सपेंडेड या स्पेंडेड कह दीजिए, वो आ गया आपका शेड्यूल 15th में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो डेली खर्चे हैं वो शेड्यूल 16 में आ गए। प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज आ गए। ये हो गए हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, अब बैलेंस निकालना है ना, तो नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर। फिर आएगा जो ये नेट प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट में से जो जो पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है उन्हें हम रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देंगे, तो उसे ट्रांसफरिंग इनटू रिजर्व उसे क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशंस। तो ये हो गई आपकी ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स एंड ट्रांसफर टू गवर्नमेंट प्रपोज्ड डिविडेंड्स। जो डिविडेंड्स देने उसके लिए भी हमें क्या करना है, प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग से ट्रांसफर करना पड़ेगा। देन अब इन तीन चीजों में पैसे ट्रांसफर करने के बाद जो हमारा बैलेंस बचा वो कहाँ जाएगा, बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। वो अब हमारे बैलेंस शीट में कैपिटल में कहाँ, रिजर्व्स में जाएगा, शेड्यूल 2 ठीक है। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट कौन से शेड्यूल में जाएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब एक एक करके देखते हैं इन शेड्यूल के आइटम्स। शेड्यूल 13, इसमें क्या क्या आता है, इट इज अबाउट इंटरेस्ट अर्न, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें आएगा इंटरेस्ट ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन एडवांस बिल्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई एंड अदर इंटरबैंक और अदर्स। जो इन तीनों से हटक के जो इंटरेस्ट होगा वो अदर्स में आ जाए। ये हो गया आपका शेड्यूल 13। फिर हो गया आपका शेड्यूल नंबर 14। 14 में आती है आपकी
अदर इनकम्स, कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, ये आपकी इनकम हो गई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी, तो उसको बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो आपकी इनकम है, तो कंसीडर करेंगे शेड्यूल 14 में। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कई बार क्या होता है हमें इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करवाना पड़ता है बेस्ड अपॉन, कई बार होता है अगर बिजनेस क्लोज हो रहा है, या कई बार होता है कि मार्केट में बुलिश या बेरिश ट्रेंड है, तो उस हिसाब से हमारे इस जो इन्वेस्टमेंट्स है वो क्या होती है, रीवैल्यूएट होती रहती है। ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग और एनी अदर असेट, अगर कोई असेट है आपका, वो आपका सेल आउट हो रहा है, तो उसे बेचने पर जो प्रॉफिट होगा वो भी शेड्यूल 14 में जाएगा। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, फॉरेक्स में डीलिंग करें तो फॉरेक्स में डील करने पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो आपकी इनकम का पार्ट होगा अंडर शेड्यूल 14। देख रहे हैं ये वाली जो सारी आइटम्स है ये नॉर्मल कंपनी से हटके है, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज के अकाउंट्स नॉर्मल कंपनीज से एंटायरली डिफरेंट होते हैं। बनाने का तरीका वही है दोस्तों, बट क्या है प्रेजेंटेशन का तरीका और द आइटम्स विच आर टू बी कंसिडर्ड दे आर डिफरेंट। ठीक है। इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड, जो मैंने इनकम अर्न की होगी जब मैंने इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स में, डिबेंचर्स में, तो उनसे मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड। ठीक है। तो शेड्यूल 13 और 14 क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मिसलेनियस इनकम पे। तो मिसलेनियस इनकम हो गई जो इन 6 आइटम्स को छोड़ के अगर हम किसी इनकम को इन 6 हेड्स में प्लेस नहीं कर पा रहा तो वो कहाँ जाएगी, मिसलेनियस इनकम। इसके बाद हमारे 2 शेड्यूल्स बच गए, 15th एंड 16th। शेड्यूल 15 जो इंटरेस्ट एक्सपेंड किया हमने, स्पेंडेड है, तो इसमें क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। जो आपके पास बैंक में डिपॉजिट्स हैं, आपको हर कस्टमर को इंटरेस्ट देना होता है ऑन हिज सेविंग अकाउंट, तो वो आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट ऑन आरबीआई या इंटर बैंक बोरिंग्स, अगर आपको आरबीआई बोरिंग्स के या किसी और बैंक की बोरिंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो भी कहाँ आएगा, शेड्यूल 15th में आएगा। अदर्स, इन 2 कैटेगरी से हटके अगर कोई खर्चा कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो वो भी शेड्यूल 15 में जाएगा। शेड्यूल 16 की बात करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट टू एम्प्लॉयज, सैलरीज, वेजेस, बोनस, वो सब इसमें आएगा। रेंट, रेट्स, टैक्सेस जो भी हमने पे किए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, डेप्रिसिएशन ऑफ बैंक प्रॉपर्टी, बैंक की प्रॉपर्टी पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी में भी होता है कि जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस साइड में से नोट कर देते हैं। डायरेक्टर्स फीस, अलाउंसेस, एक्सपेंसेस, ऑडिटर्स फीस, एक्सपेंसेस, लॉ चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का खर्चा, एक्सेट्रा, यू नेम देम। और ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो आपकी शेड्यूल 16 का पार्ट बनेंगे। ठीक है। तो शेड्यूल 13 एंड 14 इनकम के शेड्यूल है, शेड्यूल 15 और 16 एक्सपेंसेस के शेड्यूल। क्लियर हो गई। ये जो था
टॉपिक था हमारा आज का। और इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, पूरा फाइनल अकाउंट्स, इस फाइनल अकाउंट से रिलेटेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग हमने पढ़े रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सेक्शन 29 पढ़ा, सिग्नेचर्स पढ़े कि 3 डायरेक्टर्स के होने चाहिए। ऑडिट पढ़ा, सेक्शन 30 में होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 31 एंड 32। तो इनमें हमने क्या पढ़ा कि 3 महीने के अंदर 3 कॉपीज आरबीआई में फर्निश हो जानी चाहिए। और आपको अकाउंटिंग की ऑडिट कराने के लिए कैश बुक मेंटेन करनी है, लेजर बुक, जर्नल बुक, प्रॉफिट एंड लॉस लेजर, पर्सनल लेजर और बिल रजिस्टर। ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया, बैलेंस शीट थर्ड शेड्यूल में बनेगी और फॉर्म ए के अंडर बनेगी। और हमारे पास कुल मिला के बैलेंस शीट के 12 शेड्यूल है। ठीक है। तो इन 12 शेड्यूल्स में मैंने आपको बताया कि कैपिटल, बोरोइंग, एडवांसेस, फिक्स्ड असेट्स, अदर असेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी, इनके नंबर्स आप बाय हार्ट याद कर लें। फिर वन बाय वन हमने शेड्यूल्स देखे, इनमें किसी को कोई डाउट नहीं था। फिर हम एसेट साइड ऑफ द शेड्यूल्स पे चले गए। ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया सबके बारे में कि शेड्यूल 6 में क्या होता है, 7 में होता है, 8 में क्या करेंगे, 9th 10th 11th, और कंटिंजेंट लायबिलिटीज का शेड्यूल 12 उसके हिसाब से क्या करना है। ठीक है। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गया, शेड्यूल 3 फॉर्म बी। तो यहाँ पे हमारे 2 शेड्यूल इनकम के हो गए, 2 शेड्यूल हमारे एक्सपेंसेस के हो गए और प्रोविजंस आ गए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, फिर हमने एप्रोप्रिएशंस कर दी प्रॉफिट की, और फिर हमने क्या किया, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दी। ठीक है। और फिर इसके बाद हमने शेड्यूल्स पढ़े वन बाय वन। ठीक है। इसके साथ ही आज का सेशन यही खत्म हो जाएगा। उससे पहले मुझे बताइए, आपको कोई डाउट्स है, एनी क्वेरीज? मैडम जी। एग्जाम में कैसे इस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे सर मैडम? सर इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, या तो सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि अगर इंटरेस्ट अर्न पूछ लिया जाएगा, वो पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन से शेड्यूल में आता है। तो वहां पे आपको एमसीक्यू में क्या दे दिया गया हो, शेड्यूल 1, शेड्यूल 10, शेड्यूल 9, शेड्यूल 13। अब आपको टिक पूरा करके याद आना है कि इंटरेस्ट अर्न कौन से शेड्यूल में आता है। ठीक है। तो पूरा याद रखना पड़ेगा मैडम? पूरा याद करना पड़ेगा शेड्यूल नंबर वाइज। कई बार जो आपके ये जो 3-4 मेन शेड्यूल्स हैं प्रॉफिट वाले, वो आपके अंदर के आइटम से पूछ लेते हैं। जो असेट्स और लायबिलिटी वाले हैं 1 से लेके 12 तक, वो वाले शेड्यूल्स के अंदर के आइटम्स नहीं पूछता। अच्छा। बट ये जो 13, 14, 15, 16 है ना, जो मैंने आपको आगे करवाए थे अभी, ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये इनके बारे में एक एक आइटम के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। जैसे हमें शेड्यूल 14 में हमने 7 चीजें लिखी है। अब वो आपको क्या कर देगा, 4 या 5 चीजें लिख के दे देगा। अब उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सी आइटम शेड्यूल 14 में आती है, कौन सी नहीं आती। ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। या फिर आपका क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इंटरेस्ट अर्न का अमाउंट ये है, अदर इनकम का अमाउंट ये है,
इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो वो इतना है, आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर दीजिए। तो 13 + 14 - 15 कर दीजिए, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाए। वो क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी। अभी जो है आज की क्लास में हमने सिर्फ थ्योरी को एम्फसाइज किया, ठीक है, इसके प्रैक्टिकल भी बताऊं, ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट किसी का? जी मैम हाँ शेड्यूल जी, हाँ जी। 15 में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वाला जो अदर है, तो अपन अदर में कौन सा इंटरेस्ट देखेंगे? एक का एग्जांपल बताइए ना। मैम इट इज जस्ट बेसिक फॉर्मेट में होता है मैम, ये जो मतलब आपकी बुक का फॉर्मेट है उसमें लिखा है। अब कई बार होता है कि आपने जो है कोई पेमेंट डिले कर दी, ठीक है, कोई पेमेंट डिले कर दी, अब उसके डिले होने की वजह से उस पर इंटरेस्ट लग गया, तो वो इंटरेस्ट ना तो डिपॉजिट्स का है, ना ही आरबीआई को देना है, ना ही अदर बैंक्स को देना है। बट क्या हुआ, मेरे पेमेंट डिले करने की वजह से उस पर इंटरेस्ट लग गया। अब खर्चा किस नेचर का, इंटरेस्ट नेचर का। अब वो ना तो डिपॉजिट में जा सकता, ना ही इंटरेस्ट ऑन आरबीआई, तो आप उसे अदर इंटरेस्ट में शेड्यूल 15 में कंसीडर कर लें, ठीक है मैम। ठीक है मैम। ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्या होता है मैडम? ऑफ बैलेंस शीट आइटम आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज, दे आर एन ऑफ बैलेंस शीट आइटम। वो बैलेंस शीट से बाहर होती है आइटम्स, उन्हें हम बैलेंस शीट में नोट क्यों नहीं करते, उन्हें हम कहाँ लिखते हैं? नोट्स टू फाइनल अकाउंट्स में। असेट और लायबिलिटी का पार्ट नहीं होते। एनी अदर क्वेश्चन? मैडम एक अलग डाउट पूछिए मैडम, इसमें कहीं पूछ लीजिए सर। मैडम जब अपना बैंक का ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस बनता है जी, उसमें जो अपनी कैश रहती है उस दिन की क्लोजिंग कैश, वो कैश हम असेट साइड में बताते हैं, हाँ जी, असेट साइड में। लेकिन वो तो मैडम जो पब्लिक की कैश हमने कलेक्ट किया है वो तो हाँ जी। उन्हें वापस देने की अपनी लायबिलिटी है। सर आपकी लायबिलिटी तो है, बट अभी फिलहाल वो कैश की पोजीशन किसके पास है? अपने पास, बैंक के पास। बैंक के पास है ना। हाँ तो जब मेरे पास उसकी पोजीशन है, हाँ, तो मेरे लिए वो क्या हो गया? असेट। मेरी असेट हो। बैंक की असेट हो गई ना सर। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए उसे हम असेट कॉलम में दिखाते हैं। अच्छा, वही कारण उसका है सिर्फ, उसके बाद में दूसरा कारण कोई नहीं है। नो। थैंक यू। Okay. So with this, we end the session for the day. तब तक रिवाइज कीजिए, जो भी क्वेरीज हैं उन्हें लिख के रखिए, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच।